तो देखो आप जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं कुछ भी, तो आप चैट सेक्शन से ही करो, ठीक है। थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है ये, है ना। देखो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था लास्ट क्लास में। और डेफिनेटली जब भी हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, थैंक्स ऋषिकेश। तो देखो यहाँ पे मुद्दा आता है बच्चों कि ये जो एंजाइम्स होते हैं उनको मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यार वो होते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्या कहते हैं उनको हम लोग? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है, एंजाइम्स के बारे में। तो देखो कुछ सादे सादे क्वेश्चंस, इतने सादे क्वेश्चंस तो शायद ही आपको पूछे, बट ये एंजाइम, ये जो टर्म है, दिस टर्म इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम है बेटा पुणे, ठीक है। सो ही वाज द मैन हु कॉइन्ड द टर्म पुणे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे ही एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। तो देखो अगर आपको ये पूछा जाए कि सबसे पहला फर्स्ट एंजाइम जिसको आइसोलेट किया गया था, ठीक है, फर्स्ट एंजाइम, अगर ये आपको पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपल आंसर है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग यूरिएज नाम का एंजाइम है, यूरिएज। जो यूरिया होता है उसके ऊपर एक्ट करता है, यूरिएज नाम का एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, तो जैक बीन से सबसे पहली बार, ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, ठीक है, he was the man who coined the term code, ठीक है। तो जो एंजाइम नाम जो दिया, ठीक है। सो देखो यूरिएज फ्रॉम जैक बीन द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड। और देखो सारे एंजाइम जितने भी हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा काम किए, बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज मिला है ना, एंजाइम के ऊपर काम करने की वजह से। सो एनीवे लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, मैंने ये लास्ट क्लास में आपको बात बताई थी। देखो तो जब हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करे। यूरिएज इज एन एंजाइम, यूरिएज इज एन एंजाइम जो यूरिया नाम के, यूरिया जो होता है उसको बेटा उसके ऊपर काम करता है। देखो जब हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं तो देखो वो जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इस पे वो काम कर सकते हैं। बट जो एंजाइम्स होते हैं उनकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती। एंजाइम्स ज्यादा करके है ना 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो काम कर पाते हैं, या उससे जो कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस केस में बेटा वो काम कर पाते हैं। तो आज हम लोग वो देखेंगे, है ना, एंजाइम का जो भी आपको क्वेश्चंस पॉसिबल आ सकते हैं ना, वो हम लोग नोटिस करेंगे, वही चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मतलब नॉर्मली वो 40 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस तक भी मतलब बॉइलिंग वाटर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हॉट सल्फर स्ट्रीम्स में रहते हैं, है ना, मतलब जो गर्म पानी के झरने हैं वहां पे पाए जाते हैं यार कुछ बैक्टीरिया। तो डेफिनेटली बेटा उनमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो भी, है ना, अकोमोडेटेड है, अडेप्टेड है फॉर दिस हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करना है कि जब भी हम लोग, मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया थी, जब भी हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में मुझे जैसे बताया था कि देखो एक तो होता है रिएक्टेंट्स, ठीक है, और वो आगे चल करके कन्वर्ट हो जाते हैं किसी प्रोडक्ट में, ठीक है। रिएक्टेंट्स है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहाँ जो हम लोग एक्चुअली चीजें बोलते हैं, जैसे मैंने कल लास्ट क्लास में बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन बताया था, तो मैंने ये कहा था कि देखो किसी भी रिएक्शन को अगर आप देखोगे, एनी रिएक्शन, तो उसको एक पर्टिकुलर रेट होता है, ठीक है। कोई भी फिजिकल रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो, उसका एक पर्टिकुलर रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, है ना। मैंने आपको 10 डिग्री सेल्सियस वाला Q10 वाला भी आपको फंडा बताया था, इफ यू रिमेम्बर, इस और नो Q10, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो, है ना, इंक्रीज होगा। अभी देखो इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूँ, देखो ये है CO2,
और CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइम आता है, इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एंजाइम है, ये ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है, ठीक है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज ये बना देगा बेटा H2CO3, ठीक है, जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम है, ये कैटालिस्ट है, ये बेटा सबस्ट्रेट है, ये भी एक सबस्ट्रेट है, दो रिएक्टेंट है, A प्लस B एंड बना दिया AB। तो ये तो एक एनाबोलिज्म है, यस और नो। बट आपको एक फैक्ट यहाँ पे आपको समझनी है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। अगर देखो ये एंजाइम ना होता, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर ये एंजाइम ना होता, अब्सेंस, तो क्या होगा, ठीक है। ये जो रेट होगा ना, मतलब CO2 को H2 को मिला करके H2CO3 बनाने का ये जो रेट है, ये कितना होगा, है ना। absence of enzyme, in the absence of enzyme, यही सेम रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। only 200 molecule, only 200 molecules, ये हमको, है ना, आपको देखने को मिल रहा है पर आवर, है ना। पर आवर, 1 आवर में सिर्फ 200 मोलिक्यूल बेटा बनेंगे H2CO3 के, इन absence of enzyme। नाउ अगर हम बात करते हैं व्हाट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मान लेते ये एंजाइम अवेलेबल है, तो यही रिएक्शन जब होगी तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, सेम हम लोग इस रिएक्शन को रेफरेंस में लेकर के बात कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ ये एंजाइम अगर प्रेजेंट है बेटा कार्बोनिक अनहाइड्रेज, तो ये क्या कर सकता है, आप में से कौन बता सकता है, गेस कर सकते हो ये कितना रिएक्शन रेट करेगा। सो देखो यहाँ पे आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है, सी दिस इज द नंबर, एक्सपोनेंशियल तो नहीं करता, ठीक है, बट 6 लाख मॉलिक्यूल्स आप बना सकते हैं पर सेकेंड, ठीक है। इतनी स्पीड बढ़ा देता है, तो पर आवर तो आप कैलकुलेट कर लो अभी, ठीक है। सो देखो जब एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन रेट जो है, वेलोसिटी जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात कर रहे हैं, आर है या सेकंड है, तो वेलोसिटी ऑफ दिस रिएक्शन जो है विल बी इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है, बराबर है। तो इसका मतलब कितना टाइम हो गया यार, देखो बहुत जबरदस्त। इसीलिए देखो लिविंग सिस्टम जो है हमारे अंदर बॉडी में, जब कोई भी प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो इट्स वेरी क्विक, बहुत ही फास्ट है यार ये प्रोसेस, इट्स टू मच, है ना। मतलब इतनी स्पीड होती है हर एक मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मेटाबॉलिज्म एक साथ होते हैं। So that means the enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर कैलकुलेट करें तो 10 मिलियन टाइम्स बेटा इसने रिएक्शन रेट को बढ़ा दिया है यार, ठीक है। दैट इज व्हाट द पावर ऑफ एंजाइम, यही पावर है एंजाइम का। तो अगर सपोज ये एंजाइम्स ना होते, तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको सरवाइव करते हुए देखने को मिलते हैं, उनमें जो भी रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको नहीं देखने को मिलते, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मतलब किसी भी सिस्टम को, है ना, स्पॉन्टेनियसली, अगर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली काम करते रहते हैं, ठीक है, अगर उनको ये करना है तो दे नीड दिस एंजाइम, ठीक है। सो एनीवे दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो। बट अभी देखो ये तो हो गया एक सिंगल रिएक्शन, ये तो है एक सिंगल रिएक्शन। जब हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, सो देखो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन यूनिक वे, ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन अ लिविंग सेल। ये तो एक एंजाइम बताया। बट अगर कभी आपको ये क्वेश्चन पूछे ना कोई कि टेल मी द फास्टेस्ट एंजाइम, सबसे फास्ट काम करने वाले एंजाइम का नाम बताओ, तो ये वही आप लोग बोलना है, ये है आपका आंसर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम ऑन अर्थ, क्योंकि देखो 10 मिलियन टाइम उसने स्पीड को बढ़ा दिया है, ठीक है। सो दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम व्हिच वी हैव, क्लियर। तो देखो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। अगर आप लोगों ने मान लिया बेटा एक प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म की, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अभी ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना, जिसमें 6 कार्बन्स होते हैं, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड,
ठीक है। अब देखो ये है 2 मॉलिक्यूल बना दिए इसमें पायरुविक एसिड, बट यू नो ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस में 10 स्टेप्स होते हैं। इट इज एक्चुअली 10 स्टेप प्रोसेस, एकदम से नहीं होता। इसका मतलब है हर स्टेप पे एवरी स्टेप रिक्वायर अ डिफरेंट एंजाइम, दैट मींस इट नीड्स 10 डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स, 10 अलग अलग प्रकार के एंजाइम बेटा एवरी स्टेप नीड्स, मतलब आइसोमराइजेशन हो रहा है तो आइसोमरेज, म्यूटेशन हो रहा है तो म्यूटेज, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेज, लाइक दैट है ना। हम लोग नाम पढ़ेंगे अभी। तो ग्लाइकोलाइसिस है ना अगर हो रहा है, ओके मैंने गलती की है बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस नाम का प्रोसेस है, अगर ये हो रहा है मतलब देखो यहाँ पे हमें दिख तो रहा है ये ग्लूकोज से 6 कार्बन वाले फिर 3 कार्बन वाले 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, बट ये ऐसा सीधा सीधा नहीं होता। इट हैज है ना, तो मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, तो इट इज अ चेन ऑफ रिएक्शंस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये जो चेन ऑफ रिएक्शंस होती है, तो इसका मतलब बेटा उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ एंजाइम्स भी यूज होते हैं। तो बेटा एक पूरे किसी भी लिविंग सेल में बहुत सारे रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंजाइम एक साथ बेटा वो वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब क्या होता है देखो, अब सपोज ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो ये होगा, मान लेते हैं हम मसल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 6 कार्बन वाला, बराबर है ना। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बेटा लैक्टिक एसिड बन जाता है यार, मतलब यू गेट द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द लैक्टिक एसिड, यस और नो, है ना, यू गेट द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द लैक्टिक एसिड। ओह माय गॉड, तो यहाँ पे ये तो अलग ही मॉलिक्यूल बन गया। इसका मतलब है कि यार यहाँ जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो कुछ अलग ही एंजाइम इन्वॉल्व हो गए, मतलब एक ही प्रोडक्ट जो है, सॉरी एक ही रिएक्टेंट है, एक ही सबस्ट्रेट है, बट उसको कन्वर्शन कैसे किया गया है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अलग एंजाइम आ गए, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अलग ही एंजाइम आ गए, और अलग प्रकार का मेटाबॉलिज्म हुआ। तो यू नो दिस इज व्हाट द लाइफ, यू नो दिस इज व्हाट द लाइफ वी टॉक अबाउट, है ना। सो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ ये नोटिस करने वाला मुद्दा तो बस यही है कि एंजाइम्स ना हो तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल बहुत ज्यादा बेटा फर्क पड़ता है, ठीक है। आप इमेजिन करो किसी इंसान में इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बन रहा, हार्मोन है इंसान में, इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बन रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चा हार्मोन नहीं बन रहा है इंसुलिन का, तो क्या होगा, उसे डायबिटीज होता है, बराबर है, उसका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से चेंज होता है। मतलब ये जो केमिकल्स है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, ये वाले केमिकल जो होते हैं डेफिनेटली बेटा है ना बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। दे आर वेरी इन द स्मॉल अमाउंट, दे आर इन द वेरी स्मॉल अमाउंट, एंजाइम भी बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बट उनका जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है, सर्वाइवल वैल्यू बहुत ज्यादा है, मेटाबॉलिज्म्स में उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए बेटा इनके बारे में हम लोगों को थोड़ा ढंग से पढ़ना होता है। सो अब आपको आता है कि यार ये एंजाइम सारे जो नाटक होते हैं ये करते कैसे हैं, ठीक है। देखो हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिज्म के बारे में, वेल वी टॉक अबाउट व्हाट है ना मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म। तो जब भी हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे लिए दिलो सिंपली, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि देखो एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि एंजाइम जो है एक एक्चुअली प्रोटीन कंपोनेंट है यार, ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 3D स्ट्रक्चर से, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब मान लेते हैं यार ये वाला जो एंजाइम है, ये वाला उसका जो एक्टिव साइट है दिस मच, ठीक है, जस्ट आई विल कलर इन डिफरेंट कलर दिस, ये देखो ये उसका एक्टिव साइट है। तो होगा क्या कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट जो भी है वो इस तरह का साइज का है, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली बेटा ये प्रोडक्ट यहाँ पे आकर के फिट हो जाएगा, ठीक है, और इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है, मैं इसके मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। तो या तो इसको तोड़ देगा, ठीक है, अदरवाइज जस्ट आई विल यहाँ पे एक डायग्राम में बना देता हूँ, सी ये एंजाइम बच्चों, इस एंजाइम में यहाँ पे एक एक्टिव साइट है और यहाँ पे एक एक्टिव साइट है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक बेटा प्रोडक्ट है, ये एक सबस्ट्रेट है, दिस इज वन सबस्ट्रेट,
एंड दिस इज अनदर सबस्ट्रेट, ठीक है, अनदर सबस्ट्रेट। नाउ देखो यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इनको कंप्रेस करेगा और दोनों को जोड़ के बॉन्ड बना देगा। मतलब ए और बी अलग अलग थे, फिर उसका प्रोडक्ट बना देगा ए बी, लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इस तरह से डिजाइंड होते हैं, इनके 3D स्ट्रक्चर्स, 4D स्ट्रक्चर्स इस तरह से डिजाइंड है बच्चों की, obviously they will form molecules, ठीक है। either they will break the molecules, either they will form the molecules, either they will break the bonds, or they will form the bonds, ठीक है। सो ये जो मेथड है, ये मैकेनिज्म, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये होती है कि पहले जो था, देखो यहाँ पे सीधी बात ये है कि सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, यही है ना, सिंपल। एंजाइम को भी फर्क नहीं पड़ता है, एंजाइम जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। इट इज ए कैटलिस्ट, है ना, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। सो यहाँ ऑब्वियसली बेटा सबस्ट्रेट जो है वो, है ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल हमें समझना है, दिस इज अ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। बट अब आपको समझना है कि सबस्ट्रेट जाके कहाँ अटैच होगा। सबस्ट्रेट जाके अटैच होता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ये जो मैंने जो बनाए हैं, या तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्टिव साइट, दिस इज एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये जो एक्टिव साइट्स होते हैं, इनमें जाकर के ये बाइंड हो जाएंगे, या तो एंजाइम उनको पकड़ लेगा, या तो तोड़ देगा, या तो जोड़ेगा, ठीक है। इस केस में बेटा मैंने कहा कि उसको बीच से तोड़ देगा, या तो इस केस में कहा कि यहाँ पे क्या करेगा, ये जोड़ने के काम कर रहा है ना, अटैचमेंट करा रहा है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। The substrate has to bind to enzyme anyhow. Substrate has to bind to enzyme. Substrate को enzyme के साथ bind होना पड़ेगा, है ना। और कहाँ पे bind होगा वो, एक्टिव साइट में। Yes everyone, कहाँ पे bind होगा बेटा, एक्टिव साइट में, ठीक है। So now see, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। इट मस्ट मूव टुवर्ड द एक्टिव साइट, और एंजाइम शुड मूव टुवर्ड द एक्टिव साइट, द सबस्ट्रेट। तो देखो, या तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करेंगे, ये डेफिनेटली होता है। सो क्या होगा कि रिएक्शन को हम लोग इस वे से लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि देखो, पहले तो सबस्ट्रेट अलग है, ठीक है। देखो ये है बेटा एंजाइम, और ये है सबस्ट्रेट। जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से, है ना, रिएक्ट नहीं करते, मतलब एक दूसरे को अप्रोच नहीं करते, तब तक ये प्रोसेस तो हो नहीं सकती। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के साथ अप्रोच करते हैं, और वो पहले तो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे बनता है बेटा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये पहले बनना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज दिस ओनली, ये है सबस्ट्रेट्स और ये है एंजाइम। जब ये यहाँ पे फिट हो जाएंगे तब बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये सर। अब देखो, इसके पास चॉइस है। एंजाइम बोलेगा अब नहीं रिएक्शन करूंगा, ठीक है, नहीं कर रिएक्शन। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। तो ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम, एस स्टैंड फॉर, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट अब यहाँ पे देखो, एनर्जी का रोल आता है यार। जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एनर्जी का रोल आ जाएगा। अब या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा समझाया था, ठीक है। अब हो सकता है कि बॉन्ड ब्रेक किए जाएंगे या बॉन्ड बनाए जाएंगे, दोनों ही प्रोसेस में पॉसिबिलिटीज है ना। ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड विल टेक प्लेस, और द, है ना, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स विल बी पॉसिबल, ठीक है। सो वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग, जैसे ही बॉन्ड जो बनेगा या तोड़ा जाएगा, द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड। इसका मतलब क्या, देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इससे आ जाएगा आगे बेटा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज व्हाट द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। दोनों ही सबस्ट्रेट अटैच हो गए, तो जब यहाँ पे अटैच हो गए तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। अल्टीमेटली यू विल गेट दिस वन, enzyme will be separated from the product and product is released, yes or no? So this is the way of enzyme works, ठीक है, ये वे है। बट देखो यार, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, हो सकता है कि वापस एंजाइम, है ना, दिस इज रिवर्सिबल ऑब्वियसली,
ये भी आप नोट कर सकते हो कि ये जो प्रोसेस होती है डेफिनेटली बेटा रिवर्सिबल हो सकती है। ठीक है, बहुत बार इवन आप लोग देखोगे तो सी दिस प्रोसेस इज आल्सो रिवर्सिबल। ये वाली जो प्रोसेस है ये भी बेटा रिवर्सिबल हो सकती है। सी दिस वन, ठीक है, ये भी बेटा रिवर्सिबल हो सकता है। मतलब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और सब्सट्रेट को छोड़ दिया उसने। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बोलना चाहूंगा। पहली स्टेप क्या बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या है, the substrate binds to the active site of the enzyme. That is the first step. Substrate binds to the active site of the enzyme, fitting into the active site. वो एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या आ जाएगी बताओ। सेकंड स्टेज है द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम। ठीक है, अल्टर द शेप। तो बेटा देखो होता क्या है कि एंजाइम का शेप थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि ये इसके अंदर फिट हो गया इधर, तो ये कॉम्प्रेस होगा एंजाइम। ठीक है, ताकि वो दोनों सबस्ट्रेट्स को एक दूसरे की तरफ है ना पास में ला सके। तो दैट विल हैपन। ठीक है, तो एंजाइम को थोड़ा सा शेप बदल जाएगा ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3D स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बदलेगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, एंजाइम हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, बराबर है ना, उसका थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर होता है। सो ये क्या है, सबस्ट्रेट ने इंड्यूस किया है, उसको बोला है कि यार थोड़ा थोड़ा है ना झुको, थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। मतलब आप समझो अभी आपके हाथ में एक पेन है और ऑब्वियसली बेटा एक हाथ में पेन है और दूसरे हाथ में उसका ढक्कन है। तो अगर आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हो तो आपके हाथों को मूवमेंट करना पड़ेगा। आपके हाथ एंजाइम जैसा काम कर रहे हैं, यस और नो, और दोनों को ही दोनों सबस्ट्रेट को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सो देखो यहाँ अब हम लोग बात करते हैं कि द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तो प्रॉपर्ली सबस्ट्रेट को पकड़ लेगा। करेक्ट है, यस, है ना। इसलिए दो मॉडल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। एंजाइम थोड़ा बहुत बदलेगा, एकदम ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता, इट विल चेंज समवॉट, है ना, थोड़ा बहुत चेंज होगा। नाउ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ, है ना, तो ये हो जाएगा यार, मतलब इस तरह से या तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देगा। तीसरी चीज हो जाएगी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज व्हाट द एंजाइम प्रोडक्ट जो है वो रिलीज कर देगा। तो ये फोर्थ स्टेप होती है। सो इस तरह से मैकेनिज्म जो है एंजाइम का काम करता है ना। अगर हम लोग इसको जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर हम लोग इस वे से इसको देखें, देखो ये हम लोगों ने लाइन बनाई है ना, उसके साथ यहाँ पे थोड़ा नीचे लेके आते हैं, लॉस्ट पॉज। ओके, बढ़िया है, ठीक है। नाउ देखो ये एक लाइन है। ओके, तो अगर हम ग्राफिकली इस चीज को देखते हैं तो ये जो है दिस इज एक्चुअली वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस को स्टेप 4 इज सिंपल। स्टेप 4 ये है ना बेटा, एंजाइम ने जो प्रोडक्ट बना था उसको रिलीज कर दिया, दैट इज द स्टेप 4, है ना। ओके, पक्का है। सो नाउ सी दैट इज व्हाट द सिंपल। अभी देखो यहाँ ये वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस, ओके। और यहाँ पे ले लेते बेटा हम लोग प्रोग्रेस ऑन द एक्स एक्सिस, वी टेक द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ सबस्ट्रेट है ना। सबस्ट्रेट का लेवल ये है, दिस इज द लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, सो दिस इज द लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट। पक्का, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी ये ग्राफ आपको बताया था। नाउ देखो यार, बहुत ही सिंपली हम लोगों ने जैसे कहा कि दिस इज द लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड मान लेते हैं दिस इज द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखो ये होगा इस तरह से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। maybe it will be like this, goes on and then it will come down like this। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आप सबस्ट्रेट की देख रहे हो, वो प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो चुकी है। ठीक है,
सो अगर हम लोग यहाँ पे इसको नोटिस करते हैं, ये जो लाइन मैंने बनाई है बच्चों, ठीक है, अगर इसको देखते हैं तो ये है लाइन, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट से भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रांजिशन स्टेट। अभी ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे ऊपर दिखाना चाहूंगा, देखो ये जो है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट एंड देन प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड, ठीक है। तो ये पहले है जहां पे आपको एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होते हैं, और ये है जहां पे एंजाइम और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे। यहाँ एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन हो गया एंड देन बीच में जो है ट्रांजिशन स्टेट आती है, ठीक है। बट ये जो चीज हमने पिंक कलर में बताई है ये विदाउट एंजाइम वाली पूरी, दिस इज, ये जो पिंक कलर में जो भी मैंने बनाया ये है बच्चों, दिस इज व्हाट द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, या तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। बट अगर हम लोग ये बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग ग्रीन कलर लेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा हमें इस तरह से देखने को मिलेगा, लाइक दिस यू कैन सी, ठीक है। और ये आ गया नीचे प्रोडक्ट, ठीक है। देखो प्रोडक्ट के पास उतनी एनर्जी होगी, ठीक है, सबस्ट्रेट के पास भी उतनी ही एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट सी दिस वन, ये जो ग्रीन कलर का हमने एरो बनाया हुआ है, डेफिनेटली बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम या विद एंजाइम। तो ऑब्वियसली आपको बार बार यही पूछा जाएगा, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है, रिएक्शन जो भी हो उसको बेटा एक्टिवेशन के लिए, मतलब ट्रांजिशन स्टेट जाने के लिए, अचीव करने के लिए, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एनी रिएक्शन, पक्का। बट एंजाइम का रोल यहाँ पे आता है, एंजाइम क्या करता है कि जब एंजाइम का प्रेजेंस होगा इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, वो कम एनर्जी में ही काम करा देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, है ना, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। क्या है, देखो ये है स्टूडेंट और ये उसका बेटा, है ना, परफॉर्मेंस है, पी फॉर द परफॉर्मेंस, ये है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के पास एक प्रॉपर नॉलेज है, उसका एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस आएगा, अभी कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा अगर स्टूडेंट विदाउट किसी गाइडेंस के, विदाउट किसी मोटिवेशन से जब ये करना चाहेगा, किसी परफॉर्मेंस को लाना चाहेगा, तो उसे जो है बहुत ज्यादा बेटा सेल्फ मोटिवेशन लगता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब है ना, क्या बोलते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट यही अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है उसी स्टूडेंट को, तो वो कम से कम रिसोर्सेस यूज करके, कम से कम एनर्जी में, कम से कम समय बर्बाद किए हुए बेटा वही रिजल्ट, वैसा ही सेम रिजल्ट पा सकता है। सो यही है ना, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। सो यहाँ मुद्दा ये आता है बेटा कि स्टेबिलिटी जो भी है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस, बराबर है, स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस, ठीक है, द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर हो बेटा। और आपको तो पता है, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है पूरे दुनिया में, ऐसा कहा जाता है कि सारे ही मॉलिक्यूल, इवन एटम्स, इलेक्ट्रॉन, इनको हम लोग को ऐसे पढ़ाते हैं, they always have tendency to be in their minimum energy state, correct है ना, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि उनको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़े किसी भी चीज को करने के लिए, ठीक है। सेम अगर वही चीज बेटा अगर उनको कम एनर्जी में हो जाती है, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है। तो सारे मॉलिक्यूल भी, सारे प्रोटीन्स भी, इवन लिविंग सेल्स भी जो है वो इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि वो, है ना, कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दे सके। आर यू श्योर, है ना। तो बेटा डेफिनेटली दे विल यूज द एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम क्या करता है, इसी कॉज में मदद कर रहा है ना, इसी कॉज में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। बहुत ज्यादा जहां एनर्जी लगती थी वो बेटा कम से कम एनर्जी में करा के देना, हो गया काम। यस एवरीवन, ठीक है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, यही तो बस हमें समझना होता है, ज्यादा कुछ है नहीं,
तो देखो हम लोग तो यहाँ पे, ये आपको अगर समझ में आ चुका तो मैंने एक बिल्कुल सिंपल बेसिक पॉइंट यहाँ पे बोला है, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, बिल्कुल लगता है। विदाउट एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, विथ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, नाउ देखो हम लोगों को वैसे भी मैंने तो बता दिया नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कैसा है ना, यही नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन है। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन होंगे, ठीक है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ एंजाइम। नाउ देखो अगर हम प्रॉपर मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम है ना उसका मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं ऑफ द एंजाइम एक्शन, mechanism of enzyme action, if we are talking about this, it's simple। यहाँ पे लोग नोटिस कर सकते हैं, देखो पहला वे है, देयर आर एक्चुअली टू मेथड्स, है ना, हमें दो मॉडल्स बताए गए हैं, साइंटिस्ट लोगों ने काम काम कर करके हमें बताया है। पहला मॉडल क्या है, ठीक है, द फर्स्ट मॉडल इज दिस, इसको बोलते हैं बच्चों लॉक एंड की। ठीक है, अब ये नाम से समझते ही समझ में आता है, ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस है। ठीक है, दिस इज अ लॉक एंड की हाइपोथेसिस, या इसी को टेम्पलेट मॉडल कहते हैं, टेम्पलेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्पलेट है, उसी के हिसाब से वो फिट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब ये जो है साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको प्रपोज किया था, दिस इज गिवन बाय द एमिल फिशर, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। तो ये भाई साहब है, इन्होंने ये है ना जो है लॉक एंड की मॉडल हमें समझाया। वो क्या कहना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उसके हिसाब से देखो एंजाइम ऐसा है, बस ये एंजाइम, वो उसका एक फिक्स शेप है ऐसा कुछ तो भी, ठीक है, ये है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट, है ना, दिस इज द सबस्ट्रेट। ओके, सो दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज द एंजाइम, दैट्स इट, डन। ठीक है, होगा क्या, बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव अ स्पेसिफिक शेप। ठीक है, इन दोनों का एक स्पेसिफिक शेप है, वो चेंज नहीं होता, बस स्पेसिफिक शेप है। ये पहला वाला हाइपोथेसिस है। ठीक है, आप जैसे समझ रहे हो ये जरूर रिजेक्ट हो गया होगा, है कि नहीं, मतलब उतना ज्यादा क्या बोलते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं मिलेगा। मतलब देखो, तो ये द शेप्स ऑफ एक्टिव साइट, ये तो एक्टिव साइट है, ठीक है, एज वेल एज व्हाट द सबस्ट्रेट, है ना, दोनों ही एक दूसरे से मैच करते हैं, इस तरह से मैच करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सके। ठीक है, एंड दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अभी देखो यहाँ पे एक मजेदार बात है, सपोज ये सबस्ट्रेट है और ये एक हमारे पास में मॉलिक्यूल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है बेटा इसको बोलते हैं इनहिबिटर। अब क्या होगा, मान ले इनहिबिटर की अगर है ना, ये देखो ये है इनहिबिटर, ये है सबस्ट्रेट। मान लेते बेटा इनहिबिटर का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये यहाँ पे, क्योंकि कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कॉम्पिटिशन है। ठीक है, अभी सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बेटा एंजाइम के एक्टिव साइड से मैच कर रहा है। तो हो सकता है ये सर, इसको हम लोग है ना ये वाला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, बट इससे आपको लॉक एंड की जो उसको कहना था वो समझाना चाहता है। ठीक है, so this model explains the specificity of enzyme action, ये फेल्यूर नहीं है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही क्यों रिएक्शन करता है, ये वो समझाना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें वो बिल्कुल सक्सेसफुल है, बिल्कुल सक्सेसफुल है। बट ये वाला जो मॉडल है ये उसके फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं समझ पाता, तो यार बॉन्ड बनेगा कैसे या ब्रेक कैसे होगा, अगर ये ठीक है आया फिट हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो ये मॉडल क्या है ना समझाता है ना, इट explains only specificity। तो उसे ये भी समझ में आता है कि कोई इनहिबिटर भी आकर के उसको कैसे है ना रोक सकता है, इसी रिएक्शन को अगर इनहिबिटर आ गया तो कैसे रोक सकता है, ये भी वो समझाना चाहते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिसिटी डेफिनेटली बेटा है ना हमें समझ में आता है, तो ये टोटल ऐसा नहीं है कि एकदम ड्रॉबैक है इसमें। तो ये है पहला मॉडल, यस और नो, एवरीवन इज क्लियर, यस। अभी दूसरा मॉडल क्या है, दूसरा मॉडल बड़ा ही सिंपल है।
इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, अब देखो ये है, इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे पोशलैंड। ठीक है, ये अब इन्होंने क्या बताया भाई, इन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताई कि है ना, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों का डिफरेंट शेप होता है। पहला तो स्टेटमेंट उनका अलग है, वो बोल रहे हैं कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है उनके शेप ऐसे कोई ये नहीं होते, मतलब ये जो तुम बोल रहे हो ऐसा नहीं होता है ना। सो देखो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों अलग अलग शेप के, मान लेते ये एंजाइम है, ठीक है, इस तरह से कुछ तो है वो, और ये है सबस्ट्रेट। ठीक है, लाइक दिस इज सबस्ट्रेट। ठीक है, अब एंजाइम और सबस्ट्रेट इनके दोनों के शेप अलग अलग है। ओके, अलग है, ठीक है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन बोथ ऑफ देम कंबाइन, जैसे ये जो कंबाइन हो गया यहाँ पे आ गया, ये एक्टिव साइट है। ठीक है, देखो ये आ गया यहाँ पे पहुंच गया है, अटैच हो रहा है, तो अल्टीमेटली एंजाइम जो है, एंजाइम सॉरी इस तरह से है, तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और उसको बराबर से फिट कर लेगा, लाइक दिस। ठीक है, द शेप ऑफ, है ना, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है भाई। ठीक है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों इंड्यूस्ड फिट होते हैं, मतलब आफ्टर इंडक्शन दे विल, है ना, वो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं ताकि रिएक्शन को अंजाम दे सके। ठीक है, रिएक्शन शुड हैपन। तो हो क्या रहा है, व्हेन सबस्ट्रेट कम्स इन कांटेक्ट विद द एंजाइम साइट, एक्टिव साइट, देन देयर आर सम कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस। तो हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज व्हाट द कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें मतलब आफ्टर द अटैचमेंट देयर विल बी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन एंजाइम शेप एंड द एंजाइम टाइटली होल्ड द सबस्ट्रेट। तो उसको होल्ड कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आपको पेन, है ना, का ढक्कन निकालना है या पेन का ढक्कन लगाना भी है, तो आप अपने हाथ को यार, मतलब जैसा आपका हाथ है वैसा तो नहीं ना, उंगलियों को बराबर ग्रिप पकड़ोगे, ग्रिप पकड़ोगे तो ही तो बेटा वो, है ना, आप फंक्शन कर पाओगे, वो एक्शन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे ना। तो दैट इज व्हाट द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, तो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन द एंजाइम शेप। ठीक है, सो ये जो होता है ये डेफिनेटली होगा टू गिव द एक्चुअल व्हाट वी कैन से द रिजल्ट, है ना, प्रोडक्ट। यहाँ तो क्लियर है, ऐसा नहीं यार, ये ज्यादा मुश्किल है। ओके, नाउ देखो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं है ना, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज जहाँ पे एक्चुअली आपको क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। केवीपीवाई में जो क्वेश्चन जहाँ पे आएंगे वो देख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि टेम्परेचर, है ना, एक तो होता है टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ये तो ये मेन चीजें हो गई। ठीक है, ये सब जो होते हैं ऑब्वियसली बेटा, है ना, जो फैक्टर होता है, मतलब ये फैक्टर्स है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट, सबसे पहले तो हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, या एंजाइम के पीएच के बारे में बात करेंगे। चलो लेट्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही, मतलब टेम्परेचर हो या पीएच हो, एक पर्टिकुलर नैरो रेंज जो है ना, दोनों में ही बेटर टेम्परेचर या, है ना, नैरो रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज में ही एंजाइम्स काम करते हैं। ठीक है, नैरो रेंज में काम करते हैं। हर एक एंजाइम अलग अलग पीएच पे काम करता है। ईच एंजाइम, अगर हम पीएच के बारे में बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द पीएच, अगर हम पीएच के बारे में बात करते हैं तो ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो पीएच के बारे में, ऑल, है ना, एवरी एंजाइम हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच।
डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच। जैसे मैं आपको सीधा आपका ही एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके अगर हम इवन आपके एलिमेंट्री कैनाल में चले गए, ठीक है, और उसमें ढूंढा तो स्टमक और इंटेस्टाइन वो बिल्कुल आजू बाजू में बेटा दो स्ट्रक्चर्स आपके एलिमेंट्री कैनाल में है। अब देखो मैं दो एंजाइम के नाम लिखता हूँ, एक है बेटा पेप्सिन और एक का नाम है ट्रिप्सिन, ठीक है। अब देखो पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन आपके स्टमक में है ना पाया जाता है और ट्रिप्सिन आपके इंटेस्टाइन में। क्लियर है? ठीक है। बट आपको पता है कि हमारे स्टमक में होता है बहुत सारा HCl, है ना, बहुत ही कम, मतलब देखो लेस देन, सॉरी, लेस देन 2, ठीक है। ये जो पीएच है लेस देन 2, है ना, ये जो पीएच की वैल्यू है, मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन में पेप्सिन बढ़िया काम करता है। बट बिल्कुल उसके बाद में ही बेटा इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग बेटा जो पीएच होता है इट इज अबाउट 8, मतलब उसका जो पीएच में काम ट्रिप्सिन का काम है ना, बहुत ज्यादा, मतलब नियर टू द बेसिक अल्कलाइन सॉल्यूशन में बेटा ये काम करेगा ट्रिप्सिन, है ना। तो एवरी एंजाइम हैव अ डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच। अगर हम ग्राफ भी बना लेते हैं, इफ आई विल ड्रॉ द ग्राफ, देखो जैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेज के बारे में अगर हम लोग बात करें, सी ये देखो बहुत सारे एंजाइम्स है ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं पीएच के बारे में, सी तो इस तरह से हमें ग्राफ मिलता है हर एक एंजाइम का बेटा, बेल शेप्ड हमें कर्व मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस इज अ ग्राफ ऑफ द ट्रिप्सिन। तो क्या होगा कि ट्रिप्सिन की एक्टिविटी जब पीएच 2 था, या यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 0 1 2, तो बेटा यहाँ पे ऑप्टिमम आ रहा है यार, ये देखो ऑप्टिमम आपको देखने को मिलेगा एट 8, ठीक है। और बाद में जैसे जैसे आप टुवर्ड द 14 जाओगे इट विल रिड्यूस, इट्स एक्टिविटी विल रिड्यूस। तो ये जो ऑप्टिमम है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो दिया है किसने बेटा, ट्रिप्सिन ने। तो ये ग्राफ है बच्चों ट्रिप्सिन का, ये ग्राफ है ट्रिप्सिन का, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ है ना, ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हो गया, नाउ ये किसका ग्राफ है, पिंक वाला, ऑब्वियसली दिस इज अ ग्राफ फॉर द पेप्सिन, ठीक है। ग्राफ दोनों के सिमिलर है मतलब बोथ ऑफ देम आर बेल शेप, करेक्ट है ना, बेल शेप कर्वेचर आपको देखने को मिल रहा है। बट है ना, दोनों का जो ऑप्टिमम पीएच है, इसका ऑप्टिमम पीएच भाई ओनली 2 है, 2 के पास में शायद काम करता है, या लेस देन 2, यार हम लोग तो 2 भी नहीं बोलते, बट ताकि आपको समझ में आए कंसेप्ट इसीलिए मैंने आपको बताया। तो पीएच के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं क्यों ऐसा होता है, देखो इनमें अमीनो एसिड जो होते हैं ना उनका भी प्रॉब्लम है यार, हर एक अमीनो एसिड का अपना अलग अलग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, कुछ एसिडिक है, कोई बेसिक है, कोई न्यूट्रल है, और इस हिसाब से जो एंजाइम्स बनते हैं तो बेटा डिफरेंट पीएच में वो डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। सो मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि जब भी हम लोग पीएच के बारे में बात करते हैं, ठीक है, so this pH, the optimum pH for every enzyme have a different value, yes or no? But right now if we talk about the temperature, let's talk about the temperature. Now this is what the temperature, देखो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ all enzymes, है ना, मतलब most of the enzymes have similar optimum pH, देखो सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम हम लोगों को देखने को मिलते हैं, अब होता क्या है, क्योंकि वो है प्रोटीन, तो प्रोटीन का क्या भाई कार्यक्रम है, देखो अगर हम लोग ये ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सो देखो इफ आई विल राइट डाउन यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस एंड विल मूव टुवर्ड यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड विल टेक हियर अबाउट, आई विल राइट डाउन अबाउट 35 टू समथिंग लाइक दैट, इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ले लेते बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। ना होगा क्या कि आपने ये जो एंजाइम की एक्टिविटी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ओहो बहुत ज्यादा हो गया, बढ़िया काम कर रहा है। बट देन अगेन इसके ऊपर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली बेटा इट विल फॉल, व्हाई,
बिकॉज हाई टेम्परेचर पे यार प्रोटीन भी नहीं टिकेगा, प्रोटीन है ना उसके बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सो होता क्या है बेटा, एट द हाई टेम्परेचर द प्रोटीन विल डीनेचर, और जो लो टेम्परेचर होता है वहां पे होते हैं डीएक्टिवेट। मतलब ये ग्राफ हमेशा ऐसा ही जाएगा, इट विल नॉट कम बैक। मतलब आप बोलोगे मैं 60 डिग्री सेल्सियस से कम करते आऊंगा, तो नहीं, आपने पहले ही अगर हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन को रखा है तो पहले वो डीनेचर हो गया, अब वापस नहीं आएगा। यू कैन स्टार्ट ऑलवेज द ग्राफ फ्रॉम दिस साइड, यू नो 0 डिग्री सेल्सियस यू कैन स्टार्ट, और माइनस से भी शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने 0 से लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम मोस्टली जितने भी बेटा हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो लगभग 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये जो रेंज है इसमें बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं, इस रेंज में बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं, ठीक है। एट टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग पॉइंट द एंजाइम्स आर डीएक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड, एंड मोर देन, मतलब देखो हायर टेम्परेचर पे वो है ना वो डी नेचर हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के बारे में बताया, तो उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन है ना। अरे यार बॉइलिंग वाटर में वो सरवाइव कर रहे हैं, मतलब उसके एंजाइम भी तो वैसे तगड़े होने चाहिए, है कि नहीं? बराबर है। सो इट हैज अदर वे आल्सो, अदर वे मतलब होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत ही बेटा फ्रीजिंग टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं, बराबर है। देखो यहाँ पे भी तो यार एंजाइम होगा, बट डीएक्टिवेटेड ना एंजाइम काम नहीं करेगा। तो some proteins are modified in such a way that they can either work in very high temperature without getting denatured, or in the freezing temperature without getting inactivated, ठीक है। तो उनका थोड़ा अलग फंडा है, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इवन, अब मैंने आपको ये बताया था कि जैसे देखो यहाँ पे बच्चों 0 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे बेटा सपोज मान लेते बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने क्या कहा था, एज यू इंक्रीज द 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, बताओ क्या होगा। मैंने क्या कहा था, मैंने बात कही थी बेटा Q10 वैल्यू की, क्या आपको याद है लास्ट क्लास में, है ना? तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम का Q10 वैल्यू 2 होता है। 2 क्यों होता है, क्योंकि एज यू इंक्रीज द और डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या तो वो इंक्रीज होगा, डबल होगा, या तो वो हाफ हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, है ना, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी यहाँ पे अभी वेलोसिटी को यूज करते हैं ताकि हम लोगों को कंसेप्ट समझ में आएगा। सही बात है। तो बात बता सकते हो, इसका भी बेल शेप कर्व आता है बेटा। दोनों में फर्क क्या है, टेम्परेचर और पीएच की एक्टिविटी में फर्क क्या है? इसमें स्टेटमेंट ये जो लिखा है ना, ये है डिफरेंस। या मोस्ट ऑफ द एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर सेम होता है, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स का, है ना, मतलब सारे एंजाइम का, ईच एंजाइम हैव इट्स ओन स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। ग्राफ वैसे ही दिखाएंगे, मतलब मैक्सिमा, मिनिमा और ऑप्टिमा, ये तो सबको मिलेगा, मिलेगा, मिनिमा होगा, ऑप्टिमा होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है। ये तीनों ही पॉइंट, तीन तीन कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते हैं हर ग्राफ में, ठीक है, चाहे पीएच का हो चाहे टेम्परेचर का हो। बट यहाँ पे है ना, मिनिमा, मैक्सिमा और ऑप्टिमा फॉर पीएच इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एंजाइम। इतना क्लियर है क्या? यस एवरीवन, बहुत बढ़िया, ओके। यस, मैंने तो करके नहीं रखा ना, अनम्यूट नहीं करने को कहा। चाहिए क्या, बोलना है कुछ? नहीं ना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा वो लंबा स्टेटमेंट बोलना है तो बोल दो सर, अनम्यूट करना है। ओके, ना देखो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं। अभी एक और एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते बेटा, है ना, ये तो हो गया दो। तीसरा कंसेप्ट है जो सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है, उसको बोलते बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। बहुत आसान है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ऑब्वियसली यार, अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ।
सपोज बेटा ये देखो, ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम, ये सेम एंजाइम है, 5 एंजाइम है, 5 प्रोटीन है, सेम एंजाइम, ठीक है। अब मान लेते बेटा ये उसका सबस्ट्रेट है। अब आप बताओ यार, सबस्ट्रेट 2 ही है, 5 एंजाइम है ना, तो क्या मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है क्या? भी 2 एंजाइम है, 2 सबस्ट्रेट है। अब सपोज मैंने 3 लिए तो क्या हुआ, इसने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, इसने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, इसने इसको ऑक्यूपाई, अभी भी बेटा चांस है ना वेलोसिटी बढ़ सकती है क्या? वेलोसिटी यस, तो देखो है ना, देखो बढ़ सकता है, अभी भी बढ़ सकती है। देखो यहाँ पे एक और सबस्ट्रेट लाया, जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे वैसे बाकी भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, जो खाली बैठे हैं उनको भी जॉब मिल रहा है ना, है ना, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट टाइप है, तो क्योंकि यार रोजगार ही नहीं है उतना, तो जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, जैसे अभी तो बेटा बिल्कुल इक्वल हो गया यार, इक्वल हो गया, लो भैया खत्म, बढ़िया हो गया यार, मतलब अब आ गया यार सैचुरेशन। अब क्या आ गया बताओ, सैचुरेशन, एवरी एंजाइम इज एंगेज्ड, सब एंगेज्ड है, कोई सिंगल नहीं है, ठीक है। अब देखो यार, है ना, हमने क्या किया नाउ देखो, अभी जब एक ही सबस्ट्रेट था तब भी बेटा चांस था वेलोसिटी बढ़ने का, जब 2 सबस्ट्रेट बन गए तब भी वेलोसिटी बढ़ी, मतलब जैसे जैसे मैं, अभी मैं सिंपल बोलूं ना यहाँ पे, एज आई इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, है ना, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विल इंक्रीज, यस और नो? इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? अरे हाँ का हाँ या ना बताओ, है ना। इफ आई इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चला जाऊंगा, है ना, ऑब्वियसली बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है या वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। इसमें बराबर ध्यान से समझना, इसमें ट्विस्ट है छोटा सा। तो अभी होता क्या है, ऑब्वियसली बेटा यहाँ देखो, ये इस तरह से देखो, ये भी है ना 6th एंजाइम भी ले लिया, तो अगर मैंने और एक लाया तो ठीक है ना, ये रेट बढ़ गया। बट अब देखो 6 के 6 एंगेज हो गए, 6 के 6 रिएक्शन। अभी देखो अगर मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ा दूं, ठीक है, अब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितना भी बढ़ाया तो रेट बढ़ेगा क्या? नहीं है। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि देखो सारे एंजाइम एंगेज हो चुके हैं, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव होने के बाद में, है ना, एंजाइम की सैचुरेशन आ जाती है एट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, उसके बियॉन्ड वेलोसिटी जो है वो बढ़ती नहीं है ना, बियॉन्ड द सैचुरेशन पॉइंट the rate of or the velocity of enzyme action cannot increase, करेक्ट है क्या? बराबर है। अच्छा, तो मैं उसको बोलता हूँ, है ना, जहां पे ऐसा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, जिसको मैं बोलता हूँ वी मैक्स। अभी वी मैक्स क्या है भाई? मैक्सिमम वेलोसिटी, आपको समझ में आता है? वी मैक्स ऐसा मैंने बोला, ठीक है। अब वी मैक्स का मतलब ये है बच्चों, इट्स अ मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके ऊपर पूरा सैचुरेशन आ चुका है, अब इसके बियॉन्ड वो नहीं काम कर सकता। बट अगर मैं ये बोलूं कि जब 3 एंजाइम काम पे लग गए, 3 ऐसा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन व्हेन द हाफ ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी इज अचीव्ड, तो मैं उसको बोलता हूँ हाफ वी मैक्स। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो 2 वर्ड तो मैं बोल सकता हूँ, द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी अचीव्ड, बराबर है। दूसरा, द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द मैक्सिमम सॉरी द हाफ वी मैक्स इज अचीव्ड, मतलब है ना, हाफ मतलब जितनी हो सकती थी मैक्सिमम स्पीड उसका आधा अचीव कर दिया जाए, करेक्ट है क्या? यस और नो? यस, है ना, मतलब देखो अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, बड़ा ध्यान से देखो कितना सिंपल वे से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी और यहाँ पे बच्चों सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे जैसे आप ये मान रहे हो कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, बराबर, यही आप मान रहे हो, हम सब यही मान रहे हैं। बट एट द सम टाइम ऐसा भी पॉइंट आएगा कि जब बेटा ये रुक जाएगा। अब ये कब रुकेगा? ओहो, ये रुक जाएगा बेटा कार्यक्रम, ये प्लेटू आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? तो मैं बोलता हूं कि दिस पॉइंट एट विच जहां पे ये प्लेटू आ गया, ये क्या है बच्चों? वी मैक्स। समझ गए क्या? अरे हाँ ना,
है ना, वो वी मैक्स है यार, आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, तो मैं ये कहा कि अच्छा द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मैंने प्लॉट बना देखो, ये वाला सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जहां पे जितना सबस्ट्रेट ला दो तो वी मैक्स आ जाता है। ओहो, बहुत बढ़िया सर। ये भी है, देखो यहाँ पे है ना, आप देखो ये वाली जो जगह आ गई, ठीक है, ये वाला जो है पॉइंट मुझे मिला है, ये है सर हाफ वी मैक्स। ओहो अच्छा, ये हाफ वी मैक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द हाफ वी मैक्स इज अट। ओ ये भी है क्या, आपको समझ में आती है? सिंपल है रे, बहुत ही सिंपल है। तो मुझे एक बात बताओ यार, सब लोग बताओ, क्या इस हाफ वी मैक्स के पॉइंट से, सब लोग बड़े ध्यान से समझो, ये हाफ वी मैक्स का पॉइंट है बेटा, बराबर, एट, बराबर। अब मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, ये आप खुद ही समझ जाओगे। क्या बेटा ये पॉसिबल नहीं है क्या कि इस पॉइंट से रिएक्शन का रेट बढ़ने की 50% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल डबल होने की। एंड सेम वे आप रिवर्स भी तो सोचो, अगर मैं इससे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं तो बेटा वेलोसिटी कम होने के भी चांसेस है कि नहीं? बराबर, तो डिक्रीज होने के मतलब देखो उतना ही जितना बढ़ भी सकता है, मतलब ये वाला इतना अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता चला जाऊं तो रिएक्शन रेट बढ़ सकता है, और यहां से बेटा डेफिनेटली बेटा कम हो सकता है। तो इसको मैंने बेटा कांस्टेंट मान लिया यार, दिस इज द कांस्टेंट। तो इसी को हम लोग केएम वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केएम वैल्यू, द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द हाफ वी मैक्स इज अचीव्ड इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट। ठीक है, बराबर। अरे समझा क्या यार? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है यार, ग्राफिकली सब समझ में आता है ना। So I put the question, the concept in such a manner that you will get very easily, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। तो देखो यार बहुत ही आसान हो गया, मतलब व्हाट इज द केएम वैल्यू? ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ पे लिखूं, है ना, केएम वैल्यू डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी एंजाइम का केएम वैल्यू, ठीक है, इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। So now what is a Km? Km is the constant। मतलब ऐसा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे आपको, जिसको अगर उतना सबस्ट्रेट अगर मैं कम करना शुरू कर दूं तो वहां से बेटा रिवर्स भी आ सकता है, उतना ही डिस्टेंस पे वो वापस भी जा सकता है, वेलोसिटी कम भी हो सकती है, और उसके आगे बेटा उतनी ही डिस्टेंस पे वो बढ़ भी सकता है, सेम टू सेम। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, एक सेंटर पॉइंट आ गया, एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिलता है, हर एक एंजाइम का थोड़ा वेरी करता है, सबका एक जैसा नहीं होता, every enzyme have a different Vmax। ठीक है, that is what the point we have to understand। जैसे देखो अभी मैंने कार्बोनिक अनहाइड्रेस का Vmax आपको पूछा तो क्या था रे बेटा? Vmax पर सेकंड 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, बराबर है? कार्बोनिक अनहाइड्रेस का यहाँ पे आएगा 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, बराबर है? तो क्या उसका आप हाफ Vmax बता सकते हो क्या, वो कितना करता होगा? इट्स अ सिंपल थिंग, है ना। सो नाउ इट्स अ वेरी सिंपल। तो मैक्सिमम बेटा एक सेकंड में वो 6 लाख मॉलिक्यूल्स बना, दैट इज द Vmax, बराबर है? तो बेटा उतना जब आप लोग उसको 3 लाख मॉलिक्यूल्स दोगे, 3 लाख मॉलिक्यूल्स दोगे, सबस्ट्रेट दोगे, है ना, तब जाकर के वो हाफ Vmax पे पहुंचता है, बराबर है? करेक्ट है। तो दैट इज व्हाट है ना, यहाँ पे अब हमें समझना है केएम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। केएम वैल्यू क्या है बच्चों? केएम वैल्यू एक कांस्टेंट है बच्चों, इट इज एन कांस्टेंट। अरे हाँ भाई, आप अनम्यूट नहीं कर सकते, मैंने बंद करके रखा हुआ है, आपको बोलना है तो मैं आपको स्पेशली अनम्यूट कर सकता हूँ, अगर बोलोगे आप रेज द हैंड, आई विल अनम्यूट यू। यस, दैट इज व्हाट द वे। ठीक है, मैक्सिमम कंट्रोल रखना चाहते हो, हम सीख रहे हैं ना धीरे धीरे सब लोग, लेकिन नहीं ऐसे कुछ हो जाता है मतलब बीच बीच में, हमें भी समझ में आता है नो नो इतना भी एसेस नहीं देना चाहिए। ओके, सो मुद्दा क्या है बच्चों, थोड़ा नोटिस करो, सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कि हैकिंग होती है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो हम लोग प्रिकॉशन मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं। तो देखो इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया में, वो कुछ भी कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जितने ऑप्शन है वो हम यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टॉक आई विल जस्ट अनम्यूट यू, है ना, दैट इज व्हाट द वे। सर हाँ बोलो बच्चे। सर बोलो आपने केएम के लिए ना वो हाँ शुरू में हाफ बी मैक्स का कुछ बताया था, आप वो रिपीट कर सकते हो प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, देखो केएम जो है, केएम का मतलब है द सबस्ट्रेट concentration at which the velocity of enzyme activity is exact half of its maximum, है ना, बराबर है, नहीं समझा? दिस इज डायरेक्ट, यस और नो, परफेक्ट। सो देखो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट भी लिखते हैं। देखो मैं कहता हूँ कि कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक मतलब एक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स इज कंपेयर्ड बाय देयर केएम वैल्यू। मैं अगर किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को देखना चाहता हूँ तो मैं क्या कंपेयर करता हूँ, ठीक है, केएम वैल्यू को क्या है ना, उसके कंपेयर करता हूँ, दो एंजाइम्स के केएम वैल्यू को कंपेयर करता हूँ, इसको कितने सबस्ट्रेट देने पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी या हाफ वेलोसिटी दिखाएगा, या दूसरा है ना। तो डेफिनेटली मेरा केएम वैल्यू ये चीज है जहां से, जिस पॉइंट से उस एंजाइम की एक्टिविटी जितनी बढ़ सकती है उतनी ही बेटा है ना कम भी हो सकती है। तो ये हो जाता है पॉइंट जहां पे उसकी एक्टिविटी एग्जैक्ट मिडल में है। करेक्ट है क्या बेटा? यस, तो समझ में आया, है ना। हो सकता है आप में एबिलिटी हो कि आप लगातार बेटा 14 आवर्स तक पढ़ाई कर सकते हो, दैट इज योर मैक्सिमम कैपेसिटी, है ना, बराबर, सही है कि नहीं? तो आपका हाफ वी मैक्स कब आएगा बताओ? हाफ वी मैक्स कब आएगा? 7 आवर्स में, मतलब आफ्टर 7 आवर्स और भी 7 घंटे आप बैठ सकते हो, और मिनिमम रिवर्स भी आओ, ठीक है। सो वहां से अगर आप आओगे तो बिल्कुल डेफिनेटली, है ना। तो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। बट यहाँ पे ये सबस्ट्रेट डिपेंडेंट है, ये बात को कभी नहीं भूलना। केएम वैल्यू एंजाइम की वैल्यू है, बट इट इज डिपेंड, जैसे कि Q10 वैल्यू इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। Q10 वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड थी? टेम्परेचर पे। मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ तो उसका डबल होता है एक्टिविटी, 10 डिग्री सेल्सियस कम करता हूँ तो हाफ हो जाता है, दैट इज द Q10 वैल्यू, करेक्ट है ना। ये है सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी एंजाइम की एक्टिविटी, यहाँ पे वही किया ना बेटा, मैंने पहले 2 ही सबस्ट्रेट लिए थे तो इसका बेटा हाफ वी मैक्स भी नहीं आया था। जब बेटा मैंने 3 सबस्ट्रेट लिए तो आ गया इसका हाफ वी मैक्स आ गया, 3 एंजाइम इन्वॉल्व हो गए, बराबर है। बट इसके बियॉन्ड भी और चांसेस है, हाँ सर एक और बढ़ाओ, एक और बढ़ाओ, ओ अब आया वी मैक्स, दिस इज वी मैक्स, 6 के 6 इन्वॉल्व हो गए, चलो काम शुरू हो गया, बराबर है ना। तो द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, 3 सबस्ट्रेट at which its half Vmax is achieved, ठीक है, ये कांस्टेंट है किसी भी एंजाइम के लिए, उसका हाफ Vmax जो आता है वो कांस्टेंट है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। यस एवरीवन, प्यारे बच्चों, है ना, नहीं आया पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए यार, है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, बताओ यार, मैं अगर ये कहूँ, आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, लो केएम वैल्यू का मतलब क्या होगा? मैं बोलता हूँ लो केएम वैल्यू क्या होता है? ना ना ना, ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट नहीं है, the substrate concentration at which the half Vmax is achieved is the Km value, और वो हर एक एंजाइम के लिए फिक्स है, बट एवरी एंजाइम हैज अ डिफरेंट Km वैल्यू। तो मैं वही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आपको, Km वैल्यू इज डिफरेंट फॉर एवरी एंजाइम, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, देखो फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज है, मतलब वही है जो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल कर सकता है, बट क्या सारे एंजाइम का Vmax सेम है क्या? सारे एंजाइम का Vmax तो सेम नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तो अगर सारे एंजाइम का मैक्सिमम वेलोसिटी सेम नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा उसका सारे एंजाइम का हाफ Vmax भी सेम नहीं है। तो क्यों नहीं है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट, कितने सबस्ट्रेट को वो यूटिलाइज करता है ना। 1 सेकंड में
मान लो दूसरा कोई एंजाइम हो, सिर्फ वो 1 लाख मॉलिक्यूल्स को बेटा कन्वर्ट कर पाता है 1 सेकंड में, ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी है। तो उसका हाफ Vmax कब आ जाएगा? 50,000 मॉलिक्यूल्स पे उसका आ जाएगा। तो Km वैल्यूज डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट और द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, यस और नो, है ना। हर एक एंजाइम का Km वैल्यू अलग है और हर एक एंजाइम का Km वैल्यू उसके सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इतना क्लियर है? यस सर। सबको समझ में आता है? बहुत बढ़िया, है ना। नो सर का क्या मतलब है? क्या बोलना चाहते हैं? क्या वेदांत? Yes, Km value is the concentration of substrate at the half Vmax, बिल्कुल सही है। बट हम लोग ऐसा बोलते हैं, है ना, Km वैल्यू का मतलब है कि the substrate concentration at which, है ना, the substrate concentration at which the half velocity या half Vmax is achieved, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उस एंजाइम का Km वैल्यू, या तो मिशेलिस मेंटेन कांस्टेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये क्या होता है। मिशेलिस मेंटेन कांस्टेंट, तो ये m जो स्टैंड कर रहा है, इट्स फॉर द, है ना, Km, K इज अ कांस्टेंट एंड m जो लिख रहा हूं मैं बार बार, वो क्या है बेटा? मिशेलिस मेंटेन, ठीक है, कांस्टेंट है। समझ रहे हो? ठीक है, ऑब्वियस बेटा, बहुत ही सिंपल हो गया। तो आपको मैं एक और वो क्वेश्चन पूछेंगे केवीपीवाई में, Km वैल्यू ऑफ एन एंजाइम इज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ Vmax। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, Km वैल्यू, है ना, जिस तरह से वेदांत ने स्टेटमेंट बोला है वैसा ही स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। Km value of enzyme is the substrate concentration at half Vmax, sorry, है ना, at half Vmax। समझ गए क्या? है ना, हाफ Vmax भी याद रखना है बस। कोई प्रॉब्लम है? दैट्स इट, बढ़िया है। नाउ मैं एक सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, जब भी हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया ताकि आपको समझ में आए, बट द ग्राफ इज नॉट लाइक दिस, ग्राफ इज लाइक दिस। आई विल ड्रॉ हियर, ये देखो, इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो ये बन जाता है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसा है। तो बताओ ये कैसा होता है यार, इसको क्या बोलूंगा मैं, है ना, हाइपरबोला या पैराबोला? बताओ क्या बोलता हूँ? हाइपरबोला, ठीक है। सो याद रखना ये, द कर्व इज हाइपरबोलिक, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में हर जगह पढ़ोगे हाइपरबोला पैराबोला, तो नो नीड ऑफ गोइंग इनटू दैट वे, ठीक है, उसमें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। सो नाउ अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपसे मैं सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बताओ, बड़ा ध्यान से सारी बच्चे बच्चे याद रखे, यहाँ पे जो मैं करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ये है एंजाइम, ठीक है, ये एक एंजाइम है। मान लेते हैं कि जब दो एंजाइम ऑक्यूपाई कर लेंगे, है ना, यहाँ पे सबस्ट्रेट आ जाएगा, दो सबस्ट्रेट आ जाएंगे, तो उसका हाफ Vmax आ जाता है, ऐसा मान लेते हैं। बट हुआ क्या कि यहाँ पे एंजाइम के साथ साथ बच्चों यहाँ पे, है ना, इनहिबिटर भी प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट भी है, इनहिबिटर है, मतलब जहां सबस्ट्रेट बाइंड हो सकते हैं ना, वहां पे बेटा इनहिबिटर भी बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इससे क्या होगा, ठीक है, एंजाइम की जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, एंजाइम की वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्या होगा क्या?
डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली कम होगी। तो अगर कम होगी इफ इट विल, तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट विल हैपन टू द Km, what will happen to the Km? बस इसके बारे में सोचो आप लोग, क्या होगा इसमें, व्हाट विल हैपन टू द Km? क्या Km चेंज होगा, वैसा का वैसा रहेगा, सेम रहेगा, हाफ Vmax चेंज होगा या बढ़ जाएगा, है ना? लेट्स टॉक अबाउट इनहिबिटर्स, ठीक है? तो इसी क्वेश्चन का हमें आंसर बड़े अच्छे से ढूंढना है, ठीक है? तो अगर हम लोग इनहिबिटर्स को समझते हैं ना, तो इस क्वेश्चन का जवाब अलग अलग हो सकता है। अंडरस्टैंड दिस हाउ इट इज डिफरेंट, ठीक है? तो लेट्स अंडरस्टैंड, देखो दो प्रकार के इनहिबिटर के बारे में तो हम लोग बता सकते हैं। पहला, इनहिबिटर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम में जाके कंबाइन हो जाते हैं, जिससे रिएक्शन रुक जाएगी। इनहिबिट करना मतलब रोक देना, ठीक है? देखो एक्चुअली इनहिबिटर्स तीन प्रकार के होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनहिबिटर्स आर देयर, ठीक है? सो है ना, हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर मतलब जो रिएक्शन रेट को ब्लॉक करेगा, बिल्कुल रोक ही देगा। तो सबसे पहला बेटा इनको हम लोग बोलते हैं ठीक है? सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगर आपको याद हो, मैंने है ना लास्ट क्लास में आपको एक एंजाइम के बारे में बताया था। इस एंजाइम का नाम बताया था बच्चों, रूबिस्को, इफ यू रिमेम्बर, रूबिस्को। अब ये एंजाइम क्या है, को का मतलब है कार्बोक्सिलेशन, ओ का मतलब है ऑक्सीजनेशन। मतलब देखो ये एंजाइम CO2 और ऑक्सीजन दोनों के साथ में रिएक्टिविटी कर सकता है, ठीक है? मतलब ये जो साइट है ना बच्चों, ये वाला साइट, एक्टिव साइट रूबिस्को का, यहाँ पे CO2 बाइंड हो सकता है या तो ऑक्सीजन भी बाइंड हो सकता है। बट देखो जब भी फोटोसिंथेसिस होनी है तो CO2 ही बाइंड हो, अगर ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ठप पड़ जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो आप बता सकते हो ना कि ऑक्सीजन इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द CO2, यस और नो? क्योंकि वो एक ही साइड की लड़ाई कर रही है, कुर्सी मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, संगीत कुर्सी खेल रहे हो, बराबर है? बहुत सिंपल है यार। इसका मतलब देयर इज अ कंपटीशन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स फॉर अ सेम साइट, सेम एक्टिव साइट, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है? जैसे हम लोग भी बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप समझते हो इतना, है ना? सो व्हेन एन द इनहिबिटर इज क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट, यस, ठीक है? तो डेफिनेटली बेटा वो कंसंट्रेशन जो है वो सर CO2 और O2 का रेट ऑफ बाइंडिंग, ठीक है? वो उतना कुछ जाओ, अभी पहले तो इनहिबिशन को समझो, ठीक है? when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure, तो वो बिल्कुल बाइंड हो जाएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इससे क्या होगा, ठीक है? ऑब्वियसली बेटा रिएक्शन रेट कम होगा यार, ठीक है? और है ना, सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, एज अ रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस। एग्जांपल जो होगा, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है सक्सिनिक, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम है। ये हमारे सेल्स में होता है, हमारे रेस्पिरेशन जो होती है ना, ATP बनाने वाली प्रोसेस, उसमें बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है इस एंजाइम का, ठीक है? अब यहाँ पे ऑब्वियसली बेटा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम है, इसका जो मेन सबस्ट्रेट है वो है बच्चों सक्सिनेट। सक्सिनेट मतलब सक्सिनिक एसिड, ये जो मॉलिक्यूल है उसके लिए यार ये बना हुआ है। अब क्या होता है, एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है मैलेट, मतलब ये मैलिक एसिड। अगर मैलेट का नहीं, मैलेट नहीं, मैलोनेट लिखो, ठीक है? मैलोनिक एसिड। तो जो मैलोनेट होता है, अगर इसका अमाउंट बढ़ गया तो बेटा मैलोनेट इज इनहिबिटर एंड सक्सिनेट इज सबस्ट्रेट, ठीक है? तो हो क्या है, दोनों भी एक जैसे होते हैं, क्लोजली रिसेंबल करते हैं एक दूसरे को स्ट्रक्चरली, इसीलिए सक्सिनेट का स्ट्रक्चर और मैलोनेट का स्ट्रक्चर मैच करता है, इसीलिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का जो एक्टिव साइट है
उसमें जाकर के कोई भी बाइंड हो सकता है। और मान लो अभी समझ लेते हैं, व्हेन the substrate concentration decreases and the concentration of the inhibitor increases. Right now, that is what the point you have to grab. Substrate concentration decrease हो गया as compared to the inhibitor concentration. Correct है? अब बताओ, ठीक है, ऑब्वियसली बेटा इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ रहा है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लॉकिंग होगा एंजाइम एक्शन का, बराबर। इवन हम लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए बेटा जो सल्फो ड्रग देते हैं, ठीक है। सो देखो, वेलोसिटी तो उतनी है, वेलोसिटी तो उतनी है, एंजाइम की एक्टिविटी तो उतनी है, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जो कैपेसिटी है ना, देखो ऐसा है कि तुम 1 मिनट में 10 केले खा सकते हो, ये तुम्हारी कैपेसिटी है। 1 मिनट में 10 बनाना यू कैन ईट। ओके, ठीक है ना। अगर आपको बनाना ही मिले तो आप 1 मिनट में बनाना खा लेते हो। बट हुआ क्या, किसी ने लड्डू ला के रख लिए, बोले ये 2 बनाना है, ये 10 लड्डू है, तो अभी होगा क्या, है ना। अब लड्डू के चक्कर में जो तुम बनाना खाना चाहते हो, जो हाफ वीमैक्स पे पहुंचना चाहते हो, वो भी नहीं कर रहे हो यार, कर नहीं पा रहे। तुम्हारा वीमैक्स बदला क्या, तुम्हारी जो कैपेसिटी है टू ईट 10 बनानास इन 1 मिनट वो चेंज हुई क्या, बताओ। वो तो वैसी की वैसी है यार, क्या चेंज हो गया थे भाई। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैं पॉइंट बताता हूँ कि ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं इसको बाद में आपको रिवील करूंगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज रिवर्सिबल। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एज द CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, ठीक है, और O2 का कॉन्सेंट्रेशन से अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ऑब्वियसली बेटा है ना, O2 की जगह पे फिर CO2 भी एक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब दूसरा आते हैं सेकंड वाला, ये थोड़ा अलग है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, देखो अब सबसे खास बात है कि इनहिबिटर डज नॉट शो एनी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट अलग है, इनहिबिटर अलग है। ठीक है, दोनों में बेटा स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं है। अब ठीक है, अब होगा क्या, जैसे एग्जांपल के फॉर्मेट में, जैसे देखो साइनाइड होता है हमारा, है ना, साइनाइड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ठीक है कि नहीं। तो क्या होता है, साइनाइड जो है बेटा, हमारे जो साइटोक्रोम्स होते हैं ना, रेस्पिरेशन वाले, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम का जो एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको जाकर के बेटा ब्लॉक ही कर देता है डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन लेने नहीं देता। ठीक है, तो साइनाइड इनहिबिट द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है ये वाला साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसको जाके तुरंत ब्लॉक करता है। ठीक है, तो इसका सबस्ट्रेट कौन है, इसका सबस्ट्रेट है, ये तो इनहिबिटर है बच्चों, है ना। इसका सबस्ट्रेट कौन है, इसका सबस्ट्रेट होता है बेटा साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी नाम का मॉलिक्यूल है जो इसका सबस्ट्रेट है। अब जहां पे साइटोक्रोम सी बाइंड होता है, ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल भी बेटा ऐसा होगा कि फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको ये बताता हूँ कि साइटोक्रोम सी विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, अब ये साइनाइड क्या करता है, साइनाइड आकर के एक्चुअली यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है। जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द साइनाइड, वो वहां पे साइड में, एक्टिव साइड में जाके इसके एक्टिव साइड में बाइंड नहीं हुआ, है ना। जो प्रोसेस होती है साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसको बेटा ये ब्लॉक कर देता है, और इतना क्विक ब्लॉक करता है कि इंसान की तो है ना ऊपर की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। ठीक है, बचाना बड़ा मुश्किल होता है यार, बहुत ही क्विक होता है, इट्स वेरी है ना फास्ट रिएक्शन। सो एनीवे यू हैव हर्ड अबाउट हाउ द पीपल यूज दिस साइनाइड। ठीक है, सो देखो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ये सबस्ट्रेट ऑफ दिस एंजाइम ये जो है ऐसे ब्लॉक हो जाएगा। इवन देखो आपने सब नर्व गैस के बारे में बात सुना होगा, नर्व गैस, यू नो नर्व गैस, किसी ने सुना है? डीएफडी, डीएफटी जो होता है, डीएफटी
उसके बारे में पढ़ो, ठीक है, नहीं सुना है, बहुत अच्छी बात है, छोड़ है। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हुआ कि नर्व गन पता है, हाँ नर्व गन पता है, बहुत बढ़िया है। चलो मुद्दा क्या है, देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट ऑफ दिस एंजाइम जो है वहां पे कंपटीशन हुआ नहीं बेटा दोनों में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। तीसरी चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। अब समझ लेते हैं, जैसे देखो ये एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। अब ये उसका सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड होना चाहिए। हाँ, जो सबस्ट्रेट के साथ में नॉन कॉम्पिटिटिव में होता क्या है, जो सबस्ट्रेट के साथ में जहां बाइंडिंग होना चाहिए था एक्टिव का, एक्टिव साइड के साथ में, उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। या तो सबस्ट्रेट को है ना इस तरह से बेटा एंजाइम को पहले से ही ब्लॉक करता है कि जिसकी वजह से उसका फंक्शनल एक्टिविटी बदल जाती है उस एंजाइम की, ठीक है। एलोस्टेरिक साइड के लिए कॉम्पीट नहीं करता वो, सेम सीट के लिए नहीं लड़ रहे वो, ठीक है, वो कुर्सी उठा के फेंक देगा बाहर, तो संगीत कुर्सी खत्म, ठीक है। सो दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव, मेरे को नहीं बैठने को मिल रहा, फेंक दो, है ना, इस तरह से। या तो टेप रिकॉर्डर ही खराब कर देगा, गाना ही नहीं बजेगा, चलो बंद। सो दैट विल हैपन, ठीक है। सो ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। अब ये देखो ये अलग ही प्रकार का कार्यक्रम है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, देखो ये जो सबस्ट्रेट है ना यहाँ बाइंड होगा एक्टिव साइट, तो एक तो कन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर एंजाइम का ये। अब क्या होता है, ये आया सपोज ये सबस्ट्रेट है, इससे बनता है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या करता है, जाकर के है ना इधर जाके बाइंड हो जाता है ना, इधर जाके जो एलोस्टेरिक साइड है इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइड। एलोस्टेरिक का मतलब होता है अलग वाला साइड, एक्टिव साइड से अलग, ठीक है, डिफरेंट साइड। तो जैसे बेटा प्रोडक्ट यहाँ पे आके बाइंड हो गया, एंजाइम को किसी दूसरी जगह पे बाइंड हो गया, तो इसका कॉन्फॉर्मेशन बदल जाता है। अब जैसे इसका कॉन्फॉर्मेशन बदला, ये तो गोल गोल है, ये बेटा हो गया ट्रायंगुलर, ऐसे एंगल बन गया, तो सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं हो पाता। तो हुआ क्या कि इसका ही इस सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बना है ना, वो प्रोडक्ट ही जाकर के इसको रोक रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक मिल रहा है भाई, बन गया बहुत प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम रुक, अभी थोड़ा देर रुक, कारखाना बंद कर, है ना, समझ लो। सबस्ट्रेट से इतना प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट खुद जाता है और एलोस्टेरिक साइट को जाके बाइंड हो जाता है। तो बोलते हैं कि रोको यार, हम इतने सारे बने पड़े, हमें नहीं कोई खरीद रहा है, तुम और बनाते चले जा रहे हो, रोको कंस्ट्रक्शन रोको, ठीक है। पहले हम पूरा यूटिलाइज हो जाएंगे, ये वाला भी जो बाइंडेड है ना ये भी यूटिलाइज हो जाएगा, निकलेगा, तो फिर सबस्ट्रेट बाइंड होगा। तो आपको एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन मतलब चेंज होगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बेटा द इनहिबिशन इज रिवर्सिबल, ठीक है, ये भी है ना रिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिशन होता है, ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल। ये जो इनहिबिशन है बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव, ये इरिवर्सिबल है। अभी जो साइनाइड आएगा वो उसके प्रेजेंस में क्या कर रहा है, यहाँ हार्मोन का रोल नहीं है बेटा, हार्मोन का क्या बोल रहे हो सर, कैन दिस बी गेट अफेक्टेड बाय अदर हार्मोन्स? नहीं, एंजाइम, एंजाइम बोलना चाहते हो बेटा आनंद? एनीवे इट्स नॉट लाइक दैट। देखो यहाँ पे हम लोग सिंगल एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली दूसरे भी एंजाइम इसमें होते हैं, बट यहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट यही बेटा यूज रोल प्ले करते हैं, नॉट, ठीक है, नॉट अदर एंजाइम्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्क क्या, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज रिवर्सिबल। अब यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा इट इज इरिवर्सिबल, मतलब आप इसको बदल नहीं सकते। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक बार हो गया तो बेटा फिर वो रिवर्स नहीं होता, मतलब
एंजाइम का Vmax खत्म, कुछ नहीं कर पाएगा, एंजाइम खत्म, कार्यक्रम ही खत्म, फिनिश। ठीक है, अभी देखो एलोस्टेरिक में क्या है, ये इनहिबिशन रिवर्सिबल है, मतलब प्रोडक्ट कम हो गया तो ऑटोमेटिकली फिर से रिएक्शन शुरू होगा, बट कंपटीशन भी नहीं हो रहा है, मतलब एक्टिव साइट के लिए झगड़ा नहीं है, अलग ही साइट पे जाके अटैच हो जाता है कि एक्टिव साइट ही है ना कंप्लीटली बंद हो जाता है। समझ रहे हो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल सही है ना। मतलब देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं छोटे बच्चे, उनको वो दवाई नहीं खाते ना, तो क्या करते हैं, ठीक है, अभी दवाई मतलब माउथ माउथ से खाएंगे, ठीक है, तो माउथ इज एक्टिव साइट, तो क्या करते हैं मम्मी पापा लोग, दादा दादी लोग, नाक बंद कर देते हैं, ठीक है, नाक बंद करते बेटा वो मुंह खोलेगा दवाई डाल, तो नाक इज एलोस्टेरिक साइट एंड माउथ इज एक्टिव साइट, यस और नो। तो ये होता है कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, अलग तरह के बटन दबाओ दूसरी तरफ एक्टिविटी होती है, सो दैट इज व्हाट द एलोस्टेरिक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। बेटा ये एंजाइम मॉलिक्यूलर लेवल पे, यहाँ पे ग्लैंड हार्मोन, आप फिजियोलॉजिकल लेवल पे जा रहे हो, हम मेटाबॉलिज्म के लेवल पे, समझ रहे हो आप, यू आर गोइंग, आई एम एट द मॉलिक्यूलर लेवल, यू आर गोइंग एट द फिजियोलॉजिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यस। मैं एक एक एंजाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो कंसेप्ट इसलिए कभी कभी हमें समझ नहीं आते क्योंकि हम, हमारा प्रोस्पेक्टिव जो है देखने का नजरिया थोड़ा सा अगर हम बदल देते तो बेटा मुश्किल हो जाता है। सो एनीवे देखो यहाँ पे हमें बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है, इज अटैच्ड टू साइट, दूसरे साइड पे जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम, बराबर है, जो एक्यूमुलेटेड एंड प्रोडक्ट होते हैं, एंड प्रोडक्ट जब भी जाएंगे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियर। तो ये है बच्चों तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैंने अभी बात की है, ठीक है। अब आप में से कितने बच्चे, मतलब आपका लॉजिक मैं चेक करना चाहूंगा, इनहिबिशन वाले कंसेप्ट में केएम वैल्यू को आप कैसे देखते हो तीनों में, इन द थ्री। हालांकि थोड़ा मैंने स्पीडली बताया, जिस तरह से मैं क्लास में बताता हूँ, तो नॉर्मल उसको थोड़ा बहुत देर तक बताते रहता हूँ हर एक को, मतलब केएम वैल्यू को अलग अलग वे से। तो मेरा आपसे बस क्वेश्चन है, क्योंकि देखो है ना, क्वेश्चन ये है कि अगर ये देखो ये नॉर्मल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे हमें ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, ये वाला सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिसको मैंने केएम वैल्यू कहा, यहाँ पे आया हाफ Vmax, ठीक है। तो क्या बेटा ऐसा ग्राफ आ सकता है क्या, जाएगा Vmax पे, बट ऐसा आ सकता है क्या, ऐसा कभी आ सकता है क्या? आ सकता है, कब आ सकता है? इसका मतलब बेटा केएम इंक्रीज हुआ ना, केएम वैल्यू इंक्रीज हुई कि नहीं, ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना, दिस ग्राफ विल बी फॉर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। केएम क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो एंजाइम्स फ्री होने चाहिए थे, देखो जो एंजाइम ये वाला एंजाइम है ये ब्लॉक हो गया, अब ये तीन एंजाइम यार आने के लिए समय लगेगा, उसके लिए और सबस्ट्रेट लाने पड़ेंगे कॉम्पीट करने के लिए, तो क्या है कि ज्यादा सबस्ट्रेट लाने पड़ेंगे, है ना, और तब जाकर के हमें हाफ Vmax मिलेगा, मतलब तीन एंजाइम इन्वॉल्व होने के लिए आपको और ज्यादा, क्योंकि देखो कॉम्पीट कर रहा है, इनहिबिटर भी बाइंड हो सकता है, सबस्ट्रेट भी, सो यू हैव टू इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ताकि केएम वैल्यू हमें मिले, मतलब हाफ Vmax आ जाए। तो इसीलिए जो ग्राफ है बेटा वो आगे बढ़ेगा, Vmax will not change, Vmax will remain as it is, it will be Vmax मतलब उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी है, ठीक है, that will remain as it is, but the Km value will increase or decrease, बोलो। Obviously, ठीक है, मतलब शायद वो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, why the Km value increase,
in a competitive inhibition because you know it needs more substrate यार to compete with the inhibitors also. पहले तो सिर्फ एंजाइम के साथ ही जाके बाइंड होना था, एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट से कॉम्पीट कर रहा था, अभी तो इनहिबिटर भी आ गए तो मतलब ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. That is what the simple thing. Right now I am going to ask you another question. मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होंगे तो क्या होगा. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मतलब व्हाट विल हैपन टू Km, दैट इज आई एम आस्किंग ना. तो होता क्या है, Km जो है डेफिनेटली रिमेन्स एज इट इज. हाँ बिल्कुल सही आनंद, ठीक है. Km विल नॉट चेंज, हाफ Vmax जो है उसका वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, यस, किसी को समझ में आया. देखो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, इसको समझने के लिए अब हमें समझना पड़ता है व्हाट इज Km. Km is the affinity of the enzyme toward the same substrate. ठीक है, एफिनिटी कम कब हो जाएगी, लगाव कब कम हो जाएगा, जब इनहिबिटर्स मौजूद है. ठीक है, तो उस वक्त. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग बात करते हैं इवन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में, जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है जो कि है ना इरिवर्सिबल होते हैं, तो वो भी एक्चुअली एलोस्टेरिक साइट को जाके बाइंड हो जाते हैं. तो एलोस्टेरिक साइट को बाइंड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो साइट है फॉर द एक्टिव साइट फॉर द सबस्ट्रेट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज. पक्का. तो पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एलोस्टेरिक साइट है, यहाँ पे भी यूज होता है नॉन कॉम्पिटिटिव में, बट इट इज इरिवर्सिबल. मतलब एक बार अटैच हो गया मतलब हो गया. दैट इज ओनली द थिंग you have to understand. So non-competitive inhibition is a type of enzyme inhibition. यहाँ पे enzyme को inhibit किया जा रहा है, where the inhibitor reduces the activity of enzyme and binds equally well to the enzyme whether or not it has already bound to the substrate. मतलब क्या कि अगर substrate bound भी हो गया है ना तो भी बेटा ये जाके bind हो जाता है, क्योंकि इसको तो मारना है भाई, enzyme को पूरी तरह से inactivate कर देना. ठीक है, यहां समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं. इफ द सबस्ट्रेट इज बाइंड नो प्रॉब्लम, ओके, साइनाइड आया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उधर साइटोक्रोम सी के साथ में रिएक्शन कर भी रहा है तो बेटा वो जा करके बाइंड हो जाता है, बाद में उसको इनएक्टिवेट करा देंगे. सो दैट द Km वैल्यू विल नॉट डिक्रीज और विल नॉट इंक्रीज, इट रिमेन्स सेम. यस, डन बच्चों, है ना. आपको क्वेश्चन क्या आएगा सिंपली, ठीक है, क्वेश्चन आएगा बड़ा ही साधारण सा. मैं आपको दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. पहला है ना, ओलंपियाड में सॉरी केवीपीवाई में आपको दो क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है Km वैल्यू के रिगार्डिंग. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km वैल्यू का क्या होगा, इट इज इंक्रीज, इट विल रिमेन सेम, इट विल डिक्रीज, ये तीन ऑप्शन आएंगे. ठीक है, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए सर Km वैल्यू विल इंक्रीज, दैट्स इट. दूसरा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. सो आंसर है at the non-competitive inhibitor, because it is not actually fighting for the active site, okay, it is actually fighting for the competitive allosteric site, the Km value will not be affected because uski affinity yahan pe hai na enzyme ke substrate ke sath mein, so the Km value will remain same. Are you sure? ठीक है, तो ये दो पॉसिबल क्वेश्चंस है बच्चों, और अगर आपको ये आ जाते हैं तो दैट्स इट, बढ़िया है भाई. पक्का है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सो दैट्स इट, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स. अभी आगे चलते हैं.
आगे के बारे में बात करते हैं। देखो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंजाइम से प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी लिख सकते हैं। देखो अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं एंजाइम्स के, तो यहाँ पे मुद्दा नोटिस करने वाला है कि देखो, है ना, 6 क्लासेस, अलग अलग 6 क्लासेस में हमने उनको डिवाइड किया हुआ एंजाइम को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, और 6 क्लासेस हैव द हर एक क्लास में 4 to 13 सब क्लासेस होते हैं, मतलब हर एक का फिक्स नहीं है। ठीक है, सो और उनके बेटा उसके हिसाब से नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं 4 to 13 सब क्लासेस, यहाँ पे 4 to जस्ट आई विल राइट डाउन, है ना, 4 डिजिट नंबर दिया जाता है हर एक, है ना, हर एक एंजाइम को 4 डिजिट का नंबर दिया जाता है। जैसे हम लोग कार के लिए नंबर्स लेते हैं, वैसे बेटा नंबर दिए जाते हैं। सो उसमें हमें बस याद रखना है कि जो पहला नंबर होता है वो ये 6 क्लासेस का नंबर होता है। जैसे अगर मैंने लिखा 1.1.1.1, ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, तो आप पहचान सकते हो कि ये एंजाइम कौन सा है। तो आई विल स्टार्ट विद इट। देखो जब भी 1 मतलब पहला ये नाम है, ये होते हैं बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यार ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब क्या है। मतलब यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, प्लस सबस्ट्रेट विच इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है बेटा, है ना, अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिड्यूस्ड है तो बेटा ये हो जाएगा एन ऑक्सीडाइज्ड, प्लस, है ना, यहाँ पे मिलेगा दूसरा प्रोडक्ट विच इज व्हाट वी कैन से रिड्यूस्ड। ठीक है, तो जहां पे भी ऑक्सीडेशन, जहां पे भी बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, रिडॉक्स रिएक्शन में जो जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, इनको हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेज या डीहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब भी मैंने एक नाम लिखा था, अगर आपको दिखे, जस्ट यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने, नाम क्या था, देखो दिस इज व्हाट, नाम क्या है बेटा, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ये कौन सा है बेटा, 1 टाइप का एंजाइम है। तो मतलब ये जो 1 लिखा है ना पहला वाला, इसका मतलब इससे समझ जाओ कि ये ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास का है। दूसरा जो क्लास है बेटा इसका, वो होता है ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली बेटा सपोज ये कोई सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, ये दूसरा सबस्ट्रेट है, क्या हो जाएगा बेटा, है ना, सबस्ट्रेट खाली हो जाएगा और हमको मिलेगा दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर के अपना फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसफर करता है फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे रिएक्टेंट की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेज एक्टिविटी बोलते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे देखो हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम है, ठीक है, वो क्या करता है, देखो ये ग्लूकोज है, ये एटीपी है। अब एटीपी के पास बेटा फॉस्फेट है, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ये फॉस्फेट एंड एडीपी, मतलब क्या हो गया, द फॉस्फेट फ्रॉम द एटीपी इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्लूकोज। तो इस तरह से ये जो हेक्सोकाइनेज है ये ट्रांसफरेज है, बट ये 2 है, 2 लिखा है, 2 का मतलब जब भी आपको कोड में 2 से शुरू होते हुए दिखाई देगा तो डेफिनेटली बेटा वो ट्रांसफरेज एंजाइम होगा। आप समझते हो, ये 4 डिजिट नंबर जब भी आता है तो उसका जो पहला डिजिट है इसकी तरफ हमें ध्यान देना होता है, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा। अभी तीसरा है बेटा हाइड्रोलेसिस। अब यार बहुत आसान से समझ में आ जाओगे आप, कौन बता सकता है हाइड्रोलेसिस का क्या मतलब होता है। ऐसा कोई भी एंजाइम जो बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, बराबर है, ईथर पेप्टाइड कोई भी बॉन्ड को वो तोड़ेगा, खास करके जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको, मतलब वो जब भी बॉन्ड, हाँ ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज वेरी, है ना, सो दैट इज वेरी सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ना वाटर मीट कर रहेगा, मान लेते हैं, अभी देखो ए बी है,
इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H2O के प्रेजेंस में ये A+B कर देगा बस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, ऐसे एंजाइम, एग्जांपल बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अगर आपको याद होगा ना, मैंने बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए वाटर रिलीज हो जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते समय वाटर रिलीज हो जाता है, डीएनए का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तब भी वाटर रिलीज होता है। इसका मतलब बेटा अगर वो बॉन्ड ब्रेक करने तो मुझे वाटर चाहिए ना, यस और नो। अगर वो बॉन्ड बनते समय वाटर रिलीज हो जाता है, H2O रिलीज होता है, तो ऑब्वियसली बेटा बॉन्ड को ब्रेक करते समय वो वाटर मॉलिक्यूल मुझे वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। एनी फ्लूइड, हम लोग देखो यहाँ पे हाइड्रो, ये जो हम लोग बता रहे हैं ना, एक्वस का मतलब देखो हम लोग वाटर से ही बात, क्योंकि हमारे लिए यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट है बेटा सेल के लिए, हम लोग एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं सेल के अंदर एक्टिविटी के बारे में, सो ऑब्वियसली इट इज वाटर, ठीक है, पक्का है। नाउ आता है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्या है बेटा, लाइजेस। अब यहाँ पे फर्क है यार, ये भी बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, देखो ए बी विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द A+B, ठीक है। बट देखो ये जो रिएक्शन कर रहा है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे नो नीड ऑफ द एक्वस मीडियम, यहाँ पे नो नीड ऑफ द वाटर, क्योंकि बॉन्ड ही ऐसे बने हैं, ठीक है। एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ द ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट, या तो सबस्ट्रेट से ग्रुप को निकाल देगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, लाइजेस मतलब बॉन्ड ब्रेक करने वाला, ठीक है। बट इसको ये जो बॉन्ड ब्रेक करता है तब बेटा इसको कोई वाटर वगैरह या एक्वस मीडियम की जरूरत नहीं है, ये तो बिना पानी के बेटा, है ना, बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ये इसको पानी चाहिए, पक्का। फिर आता है बेटा पांचवा टाइप, फिफ्थ टाइप है, इसको बोलते हैं बच्चों आइसोमरेज। अब यार बहुत सिंपल है यार, आइसोमराइजेशन रिएक्शंस बहुत सारी होती है, ठीक है, मतलब इवन सब, ये देखो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट is the isomerase, है ना, isomer the fructose 6-फॉस्फेट। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज, है ना, दैट इज व्हाट द एंजाइम। अब ये देखो दोनों प्रकार के आइसोमर्स को, मतलब तीनों है ना, मतलब देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिक आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर जो होते हैं उनको भी चेंज करता है ना, बात समझ लो आप लोग, है ना। पोजिशनल आइसोमर यहाँ पे देखो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड will be converted into the 2-फॉस्फो, ये देखो पोजीशन बदल गई, मतलब यहाँ पे क्या हो, ये भी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये भी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही है, बस यहाँ पे फॉस्फेट तीसरे कार्बन पे, यहाँ पे फॉस्फेट दूसरे कार्बन पे आ गया, तो ये भी बेटा पोजिशनल आइसोमरेज। तो आइसोमरेज नाम का जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, ऑब्वियसली बेटा पोजीशन को बदल देते हैं। ये एक है बेटा। क्या सभी लोग तोड़ते ही है सर, तोड़ने वाले दिखा रहे हो आप लोग यहाँ, जोड़ने वाला भी कुछ है, हाँ है ना भाई, लाइगेजेस। लाइगेजेस क्या है बेटा, ऑब्वियसली बेटा इनका काम है ना, लिंकिंग, लिंकिंग द बॉन्ड्स, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में बॉन्ड्स बना देना, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, खास करके कार्बन बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बेटा दो कंपाउंड को एक दूसरे से मिला देना, ये लाइगेजेस का काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों 6 क्लासेस है बेटा, 6 क्लासेस। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 6.2.3.1, तो इसका मतलब क्या है ना, ये है क्लास, ये सब क्लास, और बाद में बाकी डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ है। सो राइट नाउ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट यू नीड। अभी इसका मतलब है कि ये लाइगेज है भाई, इज इट क्लियर, ये लाइगेज है, 6 लिखा है मतलब लाइगेज है, क्योंकि 6 क्लास इज लाइगेज। तो बेटा नंबर्स चेंज नहीं करने, शफल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल है, दिस इज बाइंडेड बाय द रूल। जैसे है ना, हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, उसमें रूल्स है, वैसे ही आप हैं, दिस इज अ रूल। ये क्लासिफिकेशन प्रॉपर है ना, एक पूरा ऑथोरिटी है उसकी, ऐसे कोई भी कुछ भी नाम नहीं रख सकता है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यस, ठीक है।
तो ये हो गया बच्चों एंजाइम्स के बारे में सिंपल नॉर्मल पॉइंट। नाउ देखो, क्या एंजाइम हमेशा अकेले काम करते हैं? क्या एंजाइम हमेशा अकेले काम करते हैं? जैसे देखो, देखो तो हम लोगों को ये वर्ड आता है बेटा कोफैक्टर्स, है ना। एंजाइम क्या हमेशा अकेले काम करते हैं? तो आंसर है नो। एंजाइम बहुत बार बेटा उनके लिए भी, जैसे है ना, एंजाइम को भी मदद करने वाले दूसरे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बोले चल मैं तेरी मदद करता हूँ, ठीक है। जैसे हेक्सोकाइनेज, जब भी आपने अभी नाम बताया था, है ना, तो हेक्सोकाइनेज कभी अकेले काम नहीं करता, मैग्नीशियम चाहिए उसको, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में वो एकदम जबरदस्त काम करेगा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम नहीं है तो फिर हेक्सोकाइनेज उतना प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता। सो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एंजाइम के साथ बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जो भी कोफैक्टर्स है वो क्या है? ऐसे फैक्टर्स है जो एंजाइम को हेल्प करते हैं या उसकी एक्टिविटी को और चार चांद लगा देते हैं, भैया तू इतना तेजी से कर रहा है और कर, बहुत बढ़िया कर रहा है ना। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। बट क्या सारे कोफैक्टर्स एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, कोफैक्टर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ द कोएंजाइम्स या तो कोफैक्टर्स, हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन पोर्शन जो होता है, मतलब जब भी हम लोग एंजाइम को देखो तो ये एक एंजाइम है ना, ये एंजाइम मेन एंजाइम, अब इस एंजाइम को ये वाला पोर्शन जाके अटैच हो गया, ये वाला है, ठीक है। अब क्या हो गया यार, इन दोनों को मिला करके मैं बोलता हूँ ये है होलो एंजाइम, दोनों मिल करके बन गए होलो एंजाइम, होलो मतलब पूरा, ठीक है। सो दैट्स इट। अभी क्या होता है देखो, द प्रोटीन पोर्शन जो बाइंड हो गया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इनको हम लोग बोलते बेटा एपो एंजाइम, को एंजाइम, इस तरह से हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब भी को फैक्टर या तो को एंजाइम जब एंजाइम के साथ में, मेन एंजाइम के साथ में बाइंड हो जाता है, तब उसे हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। सो कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, इनको हम लोग को एंजाइम कहते हैं क्योंकि साथ में मदद करेगा, है ना। तो और इसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम। मतलब अगर हम फार्मूला लिखे तो होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। को एंजाइम मतलब ये साथ वाला है, ये मेन वाला है, ठीक है। एपो एंजाइम इज अ मेन कंपोनेंट, पक्का, डन। देखो बट यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें होती है यार, मतलब जब भी आप इनके बारे में पढ़ोगे तो इसमें आपको कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब जिनको हम को फैक्टर्स कह रहे हैं उनके तीन टाइप हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ये हमेशा एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ना, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इट्स ऑलवेज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सबसे बड़ी बात होती है ना, आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कोफैक्टर्स। बाकी के कोफैक्टर्स ये बिल्कुल अलग है, ये टाइटली बाउंड होते हैं, दे आर टाइटली, मतलब टाइटली का मतलब बेटा कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। टाइटली बॉन्ड टू द एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम को वो टाइटली बाउंड कर लेते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं ताकि वो जल्दी से सेपरेट ना हो सके, ठीक है, जल्दी से सेपरेट ना हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीमोग्रुप होता है ना, हीमोग्रुप, है ना, हीमोग्रुप अगर आप देखोगे इन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्रुप मतलब क्या है? आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट है यार, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो कि ग्लोबिन प्रोटीन होता है ना, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, गोल गोल, उसके साथ बेटा हीमोग्रुप जाके अटैच हो जाता है और परमानेंट अटैच होता है विद कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये सर,
ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस इज व्हाट द एग्जांपल फॉर द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अभी दूसरा पार्ट जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों को एंजाइम, है ना, को फैक्टर्स को हम लोग, है ना, एक्चुअली ये है ना जो भी है ना, एक्चुअली इसको हम को एंजाइम तब कहते हैं। देखो ये भी ऑर्गेनिक होते हैं यार, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट क्या फर्क है इन दोनों में? ठीक है, बट इनका जो एसोसिएशन है ना, वो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रांजिएंट एसोसिएशन इनका होता है। ट्रांजिएंट एसोसिएशन का मतलब होता है कि जब काम कर रहे हैं ना एंजाइम, जब काम कर रहा है, मेन एंजाइम जब काम कर रहा है, तो तब आके वो मदद करते हैं, है ना, हौसला बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन की लेन देन में मदद करते हैं, ये सब कुछ वो करते हैं। तो ऐसे पार्ट को ये कोवैलेंटली टाइटली बाउंड नहीं होता, ये एंजाइम के साथ में टाइटली बाउंड नहीं होता, ये सुपरफिशियली उसके साथ साथ रहता है, ठीक है, उसके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सो इनको हम लोग को एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोएंजाइम, इवन बेटा जो विटामिन्स होते हैं ना, जो हम लोग विटामिन्स खाते हैं, हम लोग बेटा विटामिन्स के बारे में इतना बताते हैं, तो विटामिन्स भी जो होते हैं बेटा वो डेफिनेटली एक कोएंजाइम का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये आपको देखने को मिला है एनएडी। एनएडी जो होता है निकोटिनामाइन, मतलब निकोटिन नायासिन जो है ना, या तो एंड एनएडीपी, ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, है ना, रेस्पिरेशन चैप्टर देखोगे ना तो उसमें एनएडी, एनएडीपी, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इनके एंजाइम के साथ में निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड या तो निकोटिनामाइन एडेनिन, ये विटामिन, कौन सा विटामिन है बेटा, उसको बोलते हैं नियासिन, है ना, ये विटामिन है ना, उससे ये बनते हैं निकोटिनामाइन। ठीक है, सो विटामिन्स आल्सो प्ले द रोल। ठीक है, जैसे कि देखो एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेविन। फ्लेविन क्या होता है भाई, कौन बता सकता है कौन सा विटामिन है रे? है ना, विटामिन B2, बराबर, राइबोफ्लेविन जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन B2। तो ये भी बेटा होता है जो कि FAD मतलब फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, या तो एंड FMN बनाता है। तो ये भी बेटा रेस्पिरेशन जो हमारा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है उनको मदद करता है। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम्स है, विटामिन से, बायोटीन, थायमाइन, राइबोफ्लेविन, ये सारे सारे जो है बेटा हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बेटा मदद करते हैं ताकि वो रिएक्शन को बड़ी तेजी से करे। तो जिसका तीसरा पार्ट है बेटा वो है मेटल आयंस। मेटल आयंस डेफिनेटली बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल राइट डाउन जिंक है। ठीक है, जिंक मदद करता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस को, जो अभी मैंने पहले आपको एक एग्जांपल बताया। ठीक है, जैसे कि देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में रूबिस्को बहुत तेजी से काम करता है जो कि फोटोसिंथेसिस का है, या तो हेक्सोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है वो बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है, तो ये एंजाइम्स है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बेटा मॉलिक्यूल्स आपको एक्टिवेटर मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, मेटल आयंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनको हम लोग एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं, इनको हम लोग एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेटल आयंस है जो एक्टिवेटर का रोल प्ले करते हैं। कुछ मेटल आयन जो होते हैं बेटा वो इनहिबिटर का भी रोल प्ले करते हैं। इनहिबिटर का रोल प्ले करते हैं मतलब रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन जो है उसके रेट को कम भी कर सकते हैं। सो ऐसे भी आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेटा एनसीईआरटी ने जितना भी पोर्शन दिया है एंजाइम के बारे में, उसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, पक्का? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन
यस यस, भेज दूंगा यार पीडीएफ। सर B2 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? अच्छा, हाँ तो देखो B2 जो है, आपको पता है मुंह में छाले आते हैं यार, सोर थ्रोट जो बोलते हैं, सोर माउथ जो होता है ना? इवन जो स्किन होती है, स्किन वो रफ बन जाती है ना? बहुत सारे डिजीज होते हैं यार, डेफिशिएंसी उससे, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। आपको एडेमा पता है? एडेमा, एडेमा का मतलब होता है बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आना, सूजन, ठीक है? एडेमा, ADMA। तो एडेमा जो होता है, इट इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B2। बहुत जरूरी है भाई विटामिन B2। अगर आपके बाल झड़ रहे हो, आपके मुंह में छाले आ रहे हो, आपके होंठ फट रहे हो, तो आप समझ लो कि आपको विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है। इसलिए तो बी कॉम्प्लेक्स लोग डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं भाई, लो लो जल्दी लो, है ना? यस, पक्का। सो एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थोड़ा सा एक पोर्शन बचा हुआ है इसका, फिर उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? डायरेक्टली हम लोग अलग पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट दूसरे चैप्टर, दूसरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि केवी हुआ है, कभी पूछते हैं।